आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये याद दिला दूं कि मेरा चैनल का मेन पेज पाकिस्तान में ब्लॉक है, यानी अगर आप मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे जाएंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और इसके साथ साथ बहुत सी वीडियोस को 500 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो पाकिस्तान में ब्लॉक हैं, जो कि यूट्यूब ने पाकिस्तान गवर्नमेंट की कंप्लेन के ऊपर मेरी वीडियोस ब्लॉक कर रखी हैं। इन सब को देखने के लिए आपको वीपीएन लगाना है, तो वीपीएन लगा के आप क्या कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आपको पता है कि साहिल अदीम की जो बातें हैं बड़ी बड़ी, जो कि ये शख्स करता रहता है साइंस के बारे में, और जो ये बच्चों को किस्से सुनाता रहता है, ऐसे कोई हदीस को कुरानी आयत कोई ऐसी चीज़ें पकड़ के उनसे कुछ ऐसा नतीजा निकालता है जो कि बिल्कुल भी नहीं बनता। और जो डॉगमा ये बच्चों को सिखा रहा है दिन रात, जो बातें ये बावर उनको करा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़े राज थे जो कि हदीसों से या कुरान से निकल के आए हैं, वो चीज़ें ना बड़ी ख़तरनाक हैं और इन चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज ऐसी ही एक बात के ऊपर हम बात करने लगे हैं। साहिल अदीम कई बार ये कहता रहता है पहला आसमान इतने दूर है, दूसरा आसमान इतनी दूर है, तीसरा आसमान इतनी दूर है, और मल्टीवर्स कहीं बीच में ला के खड़ा कर देता है, कहीं स्ट्रिंग थ्योरी खड़ी कर देता है। तो इसकी बातों का एक बुनियादी यानी बेसिक जायज़ा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये बातें कर रहा है उनकी कोई वैल्यू है भी है या नहीं, उनकी साइंटिफिक वैल्यू है या बस ऐसे ज़ीरो हैं वो बातें। ठीक है, तो ये ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। और मैं पूरा इस्लाम, नबी इस्लाम ने पूरी उम्मत को इस्लाम सिखाया उस हदीस में। बहुत मशहूर हदीस है। हज़रत उमर की टेस्टमनी क्या है इसके ऊपर कि ये बंदा लोकल तो नहीं है मगर मुसाफिर भी नहीं है। मुसाफिर भी नहीं है क्योंकि कोई एक बंदा बता दे। कपड़े साफ तो सहाबा के भी होते थे जी, कि ये के बालों से पानी टपक रहा है। ये हज़रत उमर को ने हज़रत जिब्राइल अमीन के बारे में बताया हुआ है कि इसके तो बालों से पानी टपक रहा है, अभी अभी किसी हमाम से निकल के आया। He's so fresh, he's not tired, he's not a traveler, but he's not a local. और आके नबी सलाम के सामने तशरीफ रखते हैं, दोनों जिब्राइल अमीन और नबी सलाम का डायलॉग होता है। एंड वी नो द हदीस। पॉइंट यहां पे था कि जिब्राइल के जब बाल टपक, तो ये अब ये क्या कह रहा है कि जिब्राइल जब हज़रत मोहम्मद के पास आता था तो उसके बाल गीले होते थे। क्यों गीले होते थे वो आगे भी अभी ये बताएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जी क्योंकि वो आसमानों से, 7 आसमानों से गुजर के आता था। अल्लाह से पहले सिद्दतुल मुंतहा के पास जाके अल्लाह का पैगाम लेता था, फिर लेके आता था। तो वो क्योंकि 7 आसमानों, हर आसमान से ऊपर पानी है, तो जब वो उससे गुजर के आता था तो उसके बाल गीले होते थे। ठीक है, तो ये बात बता रहा है और ये साबित कर रहा है कि ये तो कोई बहुत बड़ी फिजिक्स है जी इसके अंदर। ठीक है, पकते हैं तो हमें समझ क्यों नहीं आती कि जिस ट्रैक से आते हैं ना, वो दूसरी हदीस आप मैं सुनाने लगा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आसमान 500 साल, फिर पानी, फिर अगला आसमान 500 साल, फिर पानी, फिर उससे अगला आसमान, फिर पानी, इस तरह 7वें आसमान पे पानी और पानी। यानी ये बता रहा है कि पहला आसमान, उसके बाद 500 साल ऊपर दूसरा आसमान है, उसके ऊपर फिर पानी है, फिर 500 साल ऊपर आसमान है, फिर पानी है, और 7वें आसमान तक इस तरह ही सिलसिला चलता है। ठीक है, तो ये एक रसूल अल्लाह की हदीस है जो कि पाई जाती है साहिह सित्ता के अंदर, जिसमें बताया गया कि पहले आसमान से दूसरे आसमान 500 साल, तीसरे आसमान 500 साल, इस तरह करके 500 साल का बताया गया कि इतना इतना फासला है जी इनके दरमियान। तो अब मसला ये है कि यहाँ पे जो ये बातें साहिल अदीम कर रहा है उनकी हकीकत क्या है। आज मैं आपको पूरा केस सॉल्व करके बताऊंगा, A to Z बताऊंगा कि ये बातें जो ये करता है ये कहाँ से आई हैं और इनकी हकीकत क्या है। ठीक है, ये मैं आपको A to Z बताऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहें। और अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर कर लें, और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। ठीक है, चलें, थोड़ी सी इसकी बात रह गई है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी ज़रा इसके बखिए उधेड़ते हैं। पानी के ऊपर अल्लाह का तख्त, ज्योमेट्री समझ आ गई। ये हमने गैर मुस्लिमों को, साइंटिस्ट को समझानी थी कि यूनिवर्स ये है। माइक्रोवेव बैकग्राउंड इज नॉट द एक्सटेंट ऑफ दिस होल यूनिवर्स। माइक्रोवेव बैकग्राउंड को कौन कहता है एक्सटेंट ऑफ दिस होल यूनिवर्स है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो एज है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, मगर कोई उसको ये तो नहीं समझता कि यूनिवर्स वहाँ ख़त्म हो गया है। और माइक्रोवेव बैकग्राउंड को कौन समझ रहा कि ये एज ऑफ द यूनिवर्स है। और ये 500 साल वाली जो बात है यहाँ पे,
मतलब क्या बातें हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है इन हदीसों की, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा इन हदीसों की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। This is a small little ball in a lot of other balls which are 7 in number. और फिर ये कह रहा है कि एक छोटा सा बॉल है और ये दूसरे और बॉल्स के अंदर है जो कि 7 इन नंबर है, यानी पहले एक बॉल है, फिर उसके बाद एक और बॉल है, फिर उसके बाद एक और बॉल है, उसके बाद एक और बॉल है, और इस तरह करके 7 बॉल्स हैं, ठीक है। अब ये भी मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि ये कहाँ से ले रहा है। साहिल अदीम जो है ना, लोग पुरानी कॉस्मोगनीज को, या पुरानी जिसे आप एंशंट कॉस्मोलॉजी कहें, जो इल्म फल्कियात पुराने लोगों का था, जिसे वो इल्म समझते थे मगर वो असल में किस्से कहानियाँ होती थी, ये उनको बंदा बेचारा सीरियस ले बैठा है असल में। ये बेचारा जो है ना, ये पता नहीं क्या पीता है, इसको वो चीज़ें जो है ना, वो अभी तक उनका नशा है इसको पुरानी चीज़ों का। और साइंस में आपको बता दूं, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करता है। जैसे गांधी साहब उर्दू यूज़ करते हैं ना, और सख्त उर्दू में बात करते हैं, लोग समझते हैं वाह वाह क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, और लोग समझते हैं कि बड़ी नॉलेजेबल बातें कर रहे हैं। इस तरह ये इंग्लिश के वर्ड्स फेंकता है और उसकी वजह से लोग समझते हैं कि वाह वाह ये तो बड़ी को साइंटिफिक बातें कर रहा है, हालांकि ये कुछ भी नहीं, अंदर से फलूदा होता है बिल्कुल, ठीक है। अंदर से फलूदा हलवा होता है, कुछ नहीं होता और भाई, ठीक है। इसकी बातों में कोई साइंस का इस बेचारे को पता भी नहीं है, साहिल अदीन को, ठीक है। ये ऐसे ही बातें छोटी छोटी सुन लेता है और उनको फिर रिप्रोड्यूस करता है। ये कॉपी कैट है असल में, और ये पूरे तरीके से ध्यान से वो बातें सुनता भी नहीं है। हाँ, मगर ये देखता है ये पीस यहाँ पे ये वाला पीस यहाँ फिट होता है, ये यहाँ फिट होता है, ये फिट करी जाता है बस। होती बातों में कोई बेसिस है ही नहीं इसकी बातों की। इसकी बातों की जो बेसिस है वो यही है कि ये बेचारा बस बैठ के अंदाजे लगाता है, मज़े लेता है, और उसके बाद ये बाकी सबको भी मज़े लेने पर लगा देता है बस। तो ये वाकई जो मार्वल मूवीज़ को देख के जवान होने वाली जनरेशन है ना, उसको ये अपील करता है। वो मम्मी डैडी बच्चे सिटी स्कूल बीकन हाउस के बेचारे, जाहिर बात है कि मैं ये उनको स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, मगर ये उन बच्चों को कैच करता है जो फैसिनेट उधर हैं, ठीक है। उससे मैं को बीकन हाउस सिटी स्कूल का नाम लेना भी कोई वो नहीं है, कोई और दूसरे बच्चे भी हैं जो कि फैसिनेटेड उस पोर्टल से हैं जो खुलता है, जिसके अंदर आयरन मैन बॉम्ब फेंक के आ जाता है, ठीक है। उससे फैसिनेट है, उनको ये समझाता है ये चीज़ें, ठीक है। तो क्योंकि उनके दिमाग उन चीज़ों के लिए ट्यून हो चुके हैं, अब ये इस्लाम का तड़का उधर लगा रहा है और इस्लाम को उधर लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका कारनामा है, और ये बड़ा डेंजरस आदमी है पाकिस्तान में इग्नोरेंस फैलाने में, जहालत फैलाने में। इसने अभी 95% औरतों को जाहिल कहा है, मगर ये याद रखें कि ये जहालत खुद फैला रहा है, ये जहालत फैला रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ बातें ये कर रहा है, लोगों में पहले ही साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है और जलील कर रहा है लोगों को। बहरहाल पॉइंट ये, वो पानी जो रास्ते में आ रहा है ना, वो पानी टपकता है। वो सिर्फ जिब्राइल अमीन के बालों से नहीं टपकता, वो ईसा इब्ने मरियम के बालों से भी टपकता है। ट्रैक समझें आप। मैंने इसलिए कहा था ये फिजिक्स की हदीसें हैं, और हम ये बेचारे को किसी ने ये नहीं बताया कि आपको लिक्विड चीज़ को स्पेस में से लेके गुजरें तो सही ज़रा, तो कैसे एवेपोरेट होती भाई। अगर एक इंसान को स्पेस में पहुंचा दिया जाए ना, आपकी और मेरी जो स्किन के अंदर जितना पानी है, हर चीज़ सब कुछ बॉयल हो जाएगा। आप और मैं टोटली सारे, जो पहले सब कुछ बॉयल होगा और जो बाकी बचेगा वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्योंकि प्रेशर नहीं होगा ना, जब प्रेशर नहीं होती तो चीज़ें बॉयल होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। पानी को भी अगर आप फर्ज करें कि प्रेशर ख़त्म कर दें, तो वैक्यूम जैसे ही आप करते हैं चीज़ें बॉयल होनी शुरू हो जाती हैं। आप सिंपल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे देखें, बहुत से लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिन्होंने वैक्यूम चैम्बर्स रखे होते हैं, उनके अंदर वो कोई लिक्विड रख देते हैं, जैसे ही वो वैक्यूम ऑन करते हैं चीज़ें बॉयल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाता है खाता। तो इसको ये नहीं पता कि स्पेस के अंदर अगर आप किसी जाएं तो पानी गीले बाल कैसे होंगे भाई, ठीक है। तो बेचारा बस क्या इसको कहें यार, ये मजहूल सा आदमी है। वो शर्तियात और इखलाकियात में खाली कैप करके बैठ गए। कैप का मतलब लॉक करके बैठ गए। वो साफ साफ पूछ रहे, हम साफ साफ समझ नहीं रहे। हम रॉकेट साइंस में बना दी, रजाल ने जहाज में बैठना जरूरी है। तो जी बात इतनी सी है कि ये जो बंदा है ना, चाहे जो भी है, जो भी बोंगियां ये मारता है, मारता बड़े कॉन्फिडेंस से है। यानी कॉन्फिडेंस इसका जो है ना, मतलब शक्ल देख के जैसे हकारत से ये लोगों को बता रहा होता है ना, कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा साइंसदान हूँ और तुम सारे जाहिल बैठे और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो जो है ना, वो इसकी जो है ना, वो कमाल है असल में, वो ही कमाल है इसका, और इसी वजह से सारे फंसे हुए हैं, ठीक है।
तो जी हम अब आपसे बात करते हैं, जो मेन चीज़ है वो क्या है। तो भाई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि 7 आसमान थे। आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको इनकी बेशुमार डिटेल बताई जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई थियोपोलिस इंस्टीट्यूट है, इसकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मैंने सिर्फ वैसे ही निकाल लिया, आप 100 जगहों से खुद अपने तौर पे कंफर्म कर सकते हैं। मैं इसको एज ए रेफरेंस मत लीजिएगा, हाँ इसके बाद चीज़ें दिखाऊंगा जिनको आप एज ए रेफरेंस दे सकते हैं, मगर इसको सिर्फ मैंने इसलिए कि ओवरऑल आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया जाए। ठीक है, इधर क्या लिखा है, इट इज़ पॉसिबल दैट अ सुमेरियन ट्रेडिशन ऑफ 7 heavens and 7 earths may be the source for the later traditions of 7 heavens and 7 earths, although such a tradition is never expressed in surviving Akkadian material. The more common cosmology has 2 of the 3 levels. In Enuma Elish, there are at least 3 heavens: the heaven that belongs to Anu, the Isara of Enlil, the level of the stars. Elsewhere, the heavens can be divided into 2 regions only. ठीक है, तो उनकी मुताबिक ये है, मगर बाद में बेबीलोनियंस में फिर हमें मिलता है, फिर और हमें मिलता है। जैसे हम अब यहाँ पे ये बात करते हैं, ये सेलेस्टियल स्फेयर्स की बात है। अब ये कह रहे थे ना कि सबसे नीचे एक स्फेयर है, फिर उससे ऊपर एक और है, फिर उससे ऊपर एक और है, उससे ऊपर एक और है। तो ये ग्रीक्स के टाइम पे ऐसे माना जाता था पुराने वक्तों में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन है, दरमियान में पहला आसमान है, उसके ऊपर चांद है, फिर उसके बाद मरकरी है, फिर वीनस है, फिर सोलिस के सूरज लिखा है। ठीक है, चौथे आसमान में फिर यहाँ पे मार्स लिखा है, फिर आयोविस यहाँ पे लिखा है। आयोविस किसको कहते हैं मेरे ज़हन में नहीं है फिलहाल। सैटर्न लिखा है, ठीक है, और उसके बाद फिर सफ़ेयर ऑफ फिक्स स्टार्स लिखा है। ठीक है, तो ये 7 आसमान यहाँ पे दिखाए गए हैं। 7 क्रिस्टल स्फेयर्स, ये माना जाता था पुरानी कॉस्मोलॉजीज़ में कि 7 क्रिस्टल स्फेयर हैं जिनके ऊपर ये सारे प्लैनेट्स इनको कहा जाता था। ठीक है, यानी मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न 5 सितारे और 5 सियारे हो गए। ठीक है, एक सूरज और एक चांद, ये 7 हेवंस टोटल बनाए जाते थे पुरानी कॉस्मोलॉजीज़ या कॉस्मोगनीज़ के अंदर। समझा आता था कि सारे ज़मीन के गिर्द एक सर्कल्स में घूम रहे हैं, जैसे कि इसने खुद इस बात को बीच में कर दिया साहिल अदीम ने, तो इस बेचारे को नहीं पता। ठीक है, फिर अगर 7 आसमानों की बात की जाए तो यहूदियों में 7 आसमान थे, जैसे कि इनके 7 आसमानों के नाम लिखे हैं। विलोन था, फिर रकिया था, फिर माउन था, फिर मकौन था, जेबुल था और अरबोथ था। ये 7 आसमान थे, और अरबोथ जो था वहाँ पे अल्लाह का तख्त था। द 7th heaven under the leadership of Archangel Cassiel is the holiest of 7 heavens because it houses the throne of God. ठीक है, attended by 7 archangels and serves to the realm of in which God dwells. ठीक है, underneath the throne itself lies the abode of all unborn human souls. ठीक है, तो ये 7 आसमान यहाँ पे भी हमें यहूदियों की कॉस्मोलॉजी में भी मिलते हैं। मगर फिर हमें एंशंट नियर ईस्टर्न मिथ्स, ये विकीपीडिया, फिर आपके सामने लिंक भी ऊपर आ रहा है, आप उसको खुद देख सकते हैं। सम टेक्स्ट डिस्क्राइब 7 heavens and 7 earths, but within the Mesopotamian context, this is likely to refer to a totality of cosmos with some sort of magical numerological significance, as opposed to description of structural number of heavens and earth. Israelite texts do not mention the notion of 7 heavens and earth. मगर करते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, करते हैं वो तो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि उनके वो क्या मानते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना कि 7 आसमान और 7 ज़मीन, ये मेसोपोटामियंस से ये बात असल में शुरू हुई थी, जिसको साहिल अदीम भी यहाँ पे बता रहा है और कह रहा है इस हदीस से बड़ी साइंस निकलती है। इस हदीस से कोई साइंस नहीं निकलती। असल में ये पुरानी कॉस्मोलॉजी जो है ये सब ने कॉपी की है। यही कॉस्मोलॉजी मेसोपोटामियंस से, अकादियंस ने, बेबीलोनियंस ने, उन्होंने कॉपी की मेसोपोटामियंस से। मेसोपोटामियंस से फिर पर्शियंस ने कॉपी की, पर्शियंस से और बेबीलोनियंस से फिर जूज़ ने कॉपी की, जूज़ से फिर क्रिश्चियंस ने और मुसलमानों ने भी कॉपी की, सब ने कॉपी की। असल में काफरों के पुराने मजहबों में ये काम शुरू हुआ था, जो कि नियर ईस्टर्न पुराने रिलीजन्स थे, उनमें ये काम शुरू हुआ था और ये झूठी कहानियाँ बनाई गई थी और वहाँ से ये सोचा गया था। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे sacredtext.com के जर्नल्स के अंदर ये एक जो है ना, ये हमारे पास एक हिब्रू विजन्स ऑफ हेवन एंड हेल्थ है।
ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का है, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं 2000 ये 1893 में ही इसको किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहूदियों के बारे में। तो ये कहीं बाइबल की कई जगहों पे कमेंट्रीज हैं जिनके अंदर इन्होंने ये लिख रखा है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा है आवर सेजेस टेल, यहूदियों के मुताबिक, दैट एट द टाइम ऑफ नेबुकदनेस्सर द एम्पायर सेड आई विल सेकंड अबव द हाइट्स ऑफ द क्लाउड, आई विल असेंड अबव द हाइट्स ऑफ द क्लाउड्स, मैं आसमान के बादलों से ऊंचा हो जाऊंगा। आई विल बी लाइक द मोस्ट हाई, मैं खुदा जैसा हो जाऊंगा। ये आयसाया चैप्टर 14 की वर्स नंबर 14 का रेफरेंस दे रहा है। द होली स्पिरिट केम फोर्थ एंड सेड ओ इम्पायस मैन, तो खुदा की रूह आई और उसने कहा ए नापाक आदमी या ए बदचलन आदमी, हाउ मैनी आर द डेज ऑफ ईयर्स ऑफ दाई लाइफ, कि तेरी जिंदगी के दिन कितने हैं, तू कितनी लंबी जिंदगी जिएगा, ठीक है। 3 और 10, ठीक है। तो वो उसे कह रहा है कि तू तो चंद सदियां ही जिएगा, चंद दहाइयां ही जिएगा ना। और इवन बाय रीजन ऑफ स्ट्रेंथ 4 ईयर्स, ठीक है, कि 40 साल तू जी लेगा, 30 साल जी लेगा, ठीक है। तेरी तू कितने साल जी चुका है, 30 साल जी चुका है या 40 साल जी चुका है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू हेवन अलोन इज 500 ईयर्स, ठीक है। क्या कहता है कि आसमान से ज़मीन का जो फासला है वो कितना है, वो 500 साल है भाई, ठीक है। कह रहा है कि उसे आके खुदा ने कहा कि वो 500 साल है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि ये अब सारी बात जो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये समझ आती है कि देखें कि ये कहाँ से कॉपी हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है जी, द थिकनेस ऑफ हेवन अगेन 500 ईयर्स, तो फिर पहले आसमान की जो थिकनेस है वो 500 साल की है। फ्रॉम द हेवन रकिया टू द सेवंथ शकलिम टू द हेवन शहकीम 500 years and thickness of 500 years, and from Shahkim to Zabul 500 years and the thickness 500 years, and from Zabul to Mion 500 years and the thickness 500 years, and from Mion to Arbath 500 years and the thickness is 500 years. ये देखें, यहूदियों ने अपनी किताबों में जो लिख रखा था वही मुसलमानों ने हदीसों में लिख रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये ऐसे हुआ क्यों है कि यहूदियों की हदीस जो है मुसलमानों की, यहूदियों की जो ये असल में कुछ बाद की तालमूद है जिसके अंदर ये आता है, ठीक है, उनके अंदर ये आता है, समझ गए आप, उसके अंदर ये आता है जहाँ से इन्होंने लिया हुआ है असल में, ठीक है। ये तौरात में या बाइबल में, जो जूश बाइबल है ना, उसके अंदर नहीं है, ये तालमूद के अंदर है और मिद्राश के अंदर है, उन किताबों के अंदर ये चीज़ें वहाँ से ली गई, ठीक है जी। तो अब मसला यहाँ पे ये है कि ये हज़रत मोहम्मद की हदीस कैसे बन गई ये बातें, तो उसके बारे में मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट स्कॉलरली सर्कल्स हैं जो इस्लाम पर रिसर्च करते हैं वो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि हदीसें जो पहली घड़ी गई थी वो उन लोगों ने घड़ी थी, या हदीस लिखने का असूल भी उन्होंने शुरू किया था जो कि यहूदी से मुसलमान हुए थे। और हम जानते हैं कि कूफा वो शहर था जो कि पहले यहूदी, वहाँ पे यहूदियों की स्कॉलरशिप थी। और कूफे के बारे में ये मशहूर है कि कूफे में ये क्या कर रहे थे, ये अपनी हदीसें इकट्ठी कर रहे थे, ठीक है। और यहूदियों में ये असूल था इल्म रजाल वाला कि फ़लाने ने ढमकाने को, ढमकाने ने फ़लाने को, और फ़लानी ने ढमकानी को, ढमकानी ने फ़लानी को, और ऐसे करके बाद हम तक पहुँची। यानी वो जो पूरी चेन ऑफ ट्रांसमिशन है ये यहूदी लिखा करते थे, ठीक है। ये उसको कहते थे हिडन तोरा, जो ये अपनी हदीसें लिख रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जब ये इलाके मुसलमानों ने फतह कर लिए और ये मुसलमान हो गए, और फिर 1-1.5 सदी तक ये लोग जो हैं वो इस्लाम में खासे इम्पॉर्टेंट हो गए, तो उसके बाद इन्होंने स्कूल ऑफ हदीस ईजाद किया असल में यहूदियों ने, ठीक है। और वहाँ से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ, और जो चीज़ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली वो सारी असल में वही है। यानी एक हदीस हू बहू वहाँ से इधर कॉपी हुई है। जैसे इसके अलावा कई और हदीसों की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। जैसे हज़रत अली से रिलेटेड स्टोरी है कि जी हज़रत अली के पास 2 औरतें आईं और एक का जो है बच्चा मर गया था और दूसरी के उनके पास एक बच्चा था, और वो कह रही थी, एक कह रही थी मेरा बच्चा और दूसरी कह रही थी मेरा बच्चा है।
और हज़रत अली ने कहा एक तलवार ले आओ, दरमियान में से चीर के आधा बच्चा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। जिसका बच्चा था उसने कहा नहीं नहीं, सारा इसको ही दे दो, ठीक है, ताकि मेरा बच्चा बच जाए। तो अली को पता लग गया कि ये इसका बच्चा है जो कह रही है बच जाए, और दूसरी कह रही थी ठीक है काट दो, ठीक है। तो अब मसला ये है कि ये असल में सुलेमान की स्टोरी है जो कि बुक ऑफ सैमुअल के अंदर बाइबल में लिखी गई है, और ये उठा के हू बहू एक हदीस बना दी गई, ठीक है। इस तरह कई और हदीसें हैं, जो क्रिश्चियंस हैं जो बाइबल को जानते हैं उनको बहुत सी और हदीसें मिल जाती हैं जिनको हम जानते हैं कि वो ओल्ड टेस्टमेंट से कॉपी की गई हैं, ठीक है। तो आम मुसलमान ये बात नहीं जानता कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, मगर जो क्रिश्चियन या जूश बैकग्राउंड का बंदा है वो अच्छे तरीके से जानता है कि हदीसें बहुत सी ऐसी हैं जो इन्होंने कॉपी कर रखी हैं, ठीक है, उनसे। तो वो किन्होंने डाली, वो एक चीज़ जो एक किस्सा जो पहले सुलेमान के साथ हुआ, वो कैसे हो सकता है कि वो किस्सा कहीं, जाहिर बात है किसी कॉपी करने वाले नहीं डाला है ना। तो हमें तो अंधी आंखों को नज़र आता है कि ये हदीसें जो हैं ये फ्रॉड हैं और इसमें यहूदियों का कुछ ना कुछ लाजमी लेना देना है, ठीक है। तो उसकी बात यह है कि आज तो स्कॉलरशिप इन बातों को अच्छे तरीके से कंसिडरेशन देती है कि हदीस के स्कूल शुरू करने वाले जो थे वो यहूदी थे, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी इसराइलियात का नाम कई बार साहिल अदीम लेता रहता है। ये इसीलिए इन्होंने कॉपी कर रखी हैं सारी की सारी, क्योंकि इन बेचारों को पता नहीं है, ठीक है। और वो ये समझ रहा है कि वाकई कोई बड़ी बात है। हाँ, आप ये भी समझेंगे कि आप कहेंगे कि अच्छा जी, यहूदियों को भी खुदा ने वही यहूदियों के पास भी खुदा का वही पैगाम गया था, इसलिए बातें एक जैसी हो सकती हैं कि 500 साल के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, सातवां आसमान जो है 500-500 साल के फासले पे हैं। ये बात हो सकती है, ठीक है, आप मानने को ये बात मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मगर हमें ये बताएं कि यहूदियों ने तो फिर काफरों से कॉपी की हुई थी ना चीज़ें। आपने तो चले यहूदियों से कॉपी की ये समझ के कि वो भी अल्लाह का दीन है, तो उन्होंने तो काफरों से कॉपी कर रखी थी ना, ठीक है। उन्होंने तो उन काफरों से की थी जो बुत परस्त थे, जिनके खुदाओं के बारे में ऐसी ऐसी गालियाँ ओल्ड टेस्टमेंट में लिखी हैं, खुदाओं ने गालियाँ देता नहीं थकता हर वक्त, ठीक है। तो वो जो है वो उनकी किताबों से कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो ये जो सारा ड्रामा है वो क्या है, ये सारे इंसानों के बनाए हुए मज़हब हैं। पहले मज़हब भी इंसानों ने बनाए थे, दूसरे मज़हब भी इंसानों ने बनाए, तीसरे मज़हब भी इंसानों ने बनाए, और हर कोई अपने से पिछले मज़हब से कुछ ना कुछ कॉपी करता रहता है। और साहिल अदीम आज भी उसी साइकिल में फंसा हुआ है कि जहाँ पे वो फिर भी उन कॉपी की हुई चीज़ों को कंसिडरेशन दे रहा है, बल्कि और चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो मसला असल में क्या है कि ये सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, या आपको खुदा के बारे में या कायनात के बारे में कुछ नहीं बताते। वो उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से जोड़ रहा है। इससे मैं पूछूं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है, तो ये आगे से अपना भोपू बजा के दिखा देगा, इसे कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी ड्रामेबाजी है, ये कुछ भी नहीं है जो ये बातें करता है। ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनको ना साइंस का सही पता है ना मज़हब का सही पता है, और किस मज़हब को किधर मिलाई जा रहे हैं ये लोग, इनको कोई पता नहीं, ठीक है। और ये पाकिस्तान में पॉपुलर हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान में अंधों में काना राजा वाली बात है, किसी को कुछ पता नहीं होता। साइंस हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है, रिसर्च का टेम्परामेंट हमने बनाया ही नहीं है अपनी आवाम के अंदर, तो फिर क्या होगा। बेसिकली साहिल अदीम जैसे या दूसरे तीसरे जोकरों जैसे जो लोग हैं वो आएंगे, सुनाएंगे और लोग मान जाएंगे, ठीक है। तो यही हो रहा है। तो बात समझने की है, आप समझें कि ये कहानियाँ कहाँ से आ रही हैं, किसने सबसे पहले घड़ी थी, और कौन कहाँ से कहाँ कॉपी कर रहा था, और आज कौन ऐसा बेचारा मजहूल शख्स है जो उन्हें कॉपी कर करके आपको बताए चले जा रहा है और समझ रहा है कि यार को बहुत बड़ा तीर मार लिया। कोई तीर नहीं मारा जी, ये सब कुछ ऐसे ही है, सब कुछ ये ऐसे ही फजूलियात बातें हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई पहला आसमान ही हमें साहिल अदीम ढूंढ के दिखा देना कहाँ है आज, ठीक है। ये कहेगा ओ जी एज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पहला आसमान है, ओ भाई उससे पीछे तो हम कुछ देख नहीं सकते ना, इसलिए तुम उसे पहला आसमान कह रहे हो। वो भी आज वही पहला आसमान नहीं है, उसके पीछे और यूनिवर्स है कहीं पड़ा हुआ, और आप समझ रहे हो कि 500 साल दूर। और अगर आप 500 को 500 लाइट ईयर्स भी समझ लो तो 500 लाइट ईयर्स तो यार हमारा कॉस्मिक बैकयार्ड है भैया। और जो आप कह रहे हो 5 × 7 3500 लाइट ईयर्स तो कुछ भी नहीं है भाई। आप अभी ये नहीं पहुंचे 50,000 लाइट ईयर्स का जो है ना वो डायमीटर सिर्फ इस मिल्की वे गैलेक्सी का, अगर कोई इससे लाइट ईयर्स निकालने लग जाए, ठीक है। क्योंकि कहीं हमारे निकालते हैं नो जी ये जी यहाँ पे
टाइम में जो बताया जा रहा है फासला, वो तो ये है जी कि इसलिए बताया जा रहा है कि देखें लाइट ईयर्स तो अब टाइम में बताए जाते हैं ना, मगर आपको पता है लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है, वो स्पेस का ही यूनिट है, ठीक है, वो लाइट को ट्रैवल करने में लगते हैं। अब यहाँ पे क्या सारा ड्रामा है, तो ये बातें सब की सब साहिल-उद-दीन की ये ऐसे ही हैं। ही इज़ साइंटिफिकली इग्नोरेंट और ये सूडो साइंस फैला रहा है सोसाइटी के अंदर, ये बच्चों को जाहिल बना रहा है। अपने बच्चों को इसकी पहुंच से दूर रखें और बच्चों को ओरिजिनल साइंस पढ़ाएं। और ये याद रखें बात, ये इस्लामी साइंस का जो ड्रामा आजकल पाकिस्तान में शुरू किया गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अपने बच्चों को रियल साइंस पढ़ाएं। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपकी सब्सक्रिप्शन इस चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल की फ़िलासफ़ी से एग्री करते हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। पेपॉल पे आप सपोर्ट कर सकते हैं, बाय मियाँ कॉफ़ी पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे चैनल मेंबरशिप्स का भी बटन है, उसके थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स भी आप भेज सकते हैं, जो आपका दिल करे, जिस तरह आप करना चाहें। चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मियाँ कॉफ़ी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।